नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ, मोहित कुमार सक्सेना। और अंतिम वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिंदी के इतिहास के क्रम के विषय में, जहाँ संस्कृत से शुरू करके हमने अंत में अपभ्रंश तक छोड़ा था। तो अपभ्रंश भाषा के मैंने कई सारे पर्याय और नाम बताए थे, जिसमें मुख्यतः अभट्ट एक नाम था अपभ्रंश भाषा का। इस भाषा को भ्रष्ट भाषा कहा गया, क्योंकि इसको विकृत भाषा भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी विकृतियां थी। तो हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि अपभ्रंश भाषा वो सेतु है जो आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीन जो ग्रंथ लिखे गए, जो हमें वेद प्राप्त हुए, उनकी भाषाओं के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है अपभ्रंश। तो सर्वप्रथम सन 1927 में अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं जो अस्तित्व में है, इन भाषाओं का वर्गीकरण किया। तो सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा के विषय में बात करता हूं। तो तात्कालिक समय में अपभ्रंश भाषाओं के 7 रूप बताए गए, जिसमें सर्वप्रथम सौरसेनी, तत्पश्चात अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर खस, ब्राचड़, उसके बाद महाराष्ट्री और अंत में पैसाची। ये 7 जो अपभ्रंश के प्रकार हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश, इसके अंदर जो उपभाषाएं थी, वो उपभाषाएं थी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये सौरसेनी की अंदर उपभाषाएं थी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से असमिया, बिहारी, उड़िया और बांग्ला। सौरसेनी खस से पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, या इसको कुल्लुई भी कहते हैं। ब्राचड़ भाषा से सिंधी भाषा का जन्म हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ। महाराष्ट्री से मराठी और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, ये उपभाषाएं प्राप्त हुई। भारत में मुख्यतः 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम पश्चिमी हिंदी है, दूसरा राजस्थानी है, तीसरी पूर्वी हिंदी है, चौथी बिहारी है और 5वीं पहाड़ी। ये 5 मुख्य उपभाषाएं हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी यही से बनता है कि भारत की 5 मुख्य उपभाषाएं क्या हैं अपभ्रंश के प्रकार के बाद। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। बिहारी सर्वत्र है, भाषाएं होती हैं पश्चिम और पूरब, तो उससे याद हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। इसके अलावा आपको राजस्थानी, बहुत बड़ा राज्य राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं से हमें 18 बोलियां प्राप्त हुई। ये बोलियां इस प्रकार हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां प्राप्त हुई, जिसमें सबसे पहले है खड़ी बोली, जिसको राहुल सांकृत्यायन, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने नाम दिया कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। और खड़ी बोली ही प्रथम हिंदी की बोली थी, मतलब आम भाषा में से कह सकते हैं, जो प्राकृतिक आम भाषा, आम लोग बात करते हैं, आम जनता, वो खड़ी बोली में बात किया करते थे, उसको कौरवी कहते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश ब्रज भाषा में लिखा गया है, सूरदास के द्वारा, रैदास के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, रहीमदास के द्वारा। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा। इसके अन्य नाम भी हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा कन्नौजी, बुंदेली, बांगू, हरियाणा एक राज्य है भारत का, जहां हरियाणवी या फिर बांगू भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो बोलियां हैं, ये पश्चिमी हिंदी के 5 प्रकार हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगू। इसके अलावा राजस्थानी जो उपभाषा है, इसकी 5 बोलियां हैं: जयपुरी, मुख्यतः मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। इसके अलावा उसकी कुछ उपबोलियां भी हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं: निमाड़ी और भीली। भीली एक जनजाति है, जहां भीली भाषा का, भीली बोली का उपयोग किया जाता है। ये राजस्थान की एक उपबोली है। इसके बाद पूर्वी हिंदी, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश का एक उपभाषा थी, इसकी 3 बोलियां हैं, जो मुख्यतः है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा में भी साहित्य का बहुत बड़ा अंश आता है, जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस और रामायण जैसे अवधी भाषा में हमें लिखित रूप में साहित्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद मागधी भाषा में, जो मागधी भाषा से जो बिहारी है, ये जो बिहारी उपभाषा है, इससे हमें 3 बोलियां प्राप्त हुई: भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसके अलावा पहाड़ी, इसके अलावा जो बोलियां हैं, वो बोलियां हैं गुजराती, असमिया, उड़िया, बांग्ला, जो कि पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। इसके अलावा गढ़वाली, कुमाऊनी,
सिंधी, मराठी, पंजाबी, लहंगा, ये सारी बोलियां भी भारत में अस्तित्व में है। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो हिंदी भाषा की जो बोलियां उपबोलियां हैं, तो मुख्यतः अपभ्रंश जो है 7 प्रकार का है, 7 अपभ्रंश के भाग हैं। इसके बाद 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। इससे 18 बोलियां जो मैंने आपको क्रमवार बता दी हैं। इसके अलावा जो उर्दू भाषा है, वो उर्दू भाषा हिंदी की उपभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, जिसमें जितने भी कामकाज जितने भी कामकाज होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, इसलिए हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके अलावा जो देवनागरी लिपि है, ये लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से, इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई, जिसका उपयोग वैदिक आर्य करते थे। यहाँ मैं आपको जानकारी और देता चलूं कि भारत के बाहर भी हिंदी भाषी लोग हैं। जैसे अमेरिका में 1 लाख लोग हिंदी भाषी हैं, मॉरिशस में 68 लाख, और मॉरिशस की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, वहां सारे कामकाज हिंदी में होते हैं, वहां की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। तो मॉरिशस में 68,05,170 लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में 89,292, वहीं जर्मनी में 30,000, न्यूजीलैंड में 20,000 और यमन में 23,02,760 लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में अपभ्रंश भाषा को अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हाँ, एक चीज और यहाँ छूट गई है। अपभ्रंश भाषा की अगर समय काल की बात करूं तो ये 5वीं सदी से 10वीं सदी तक चली, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का समय काल रहा। इसके बाद हिंदी के साहित्य के विषय में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक महाशय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसके विषय में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।